Hello everybody, I'm Manoj. Welcome to my channel Mission Edu. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने रिसोर्स का डेफिनेशन और मीनिंग समझा था। इस वीडियो में हम अलग अलग बेसिस लेके क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम कुछ कंसेप्ट और की पॉइंट्स कवर करेंगे। इसमें 4 की पॉइंट्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, classification of the resource on the basis of exhaustibility, classification of a resource on the basis of ownership, classification of the resource on the basis of a status and a development। रिसोर्स का टाइप्स तो हमने देखा था, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स मीनिंग रिसोर्स का वर्गीकरण करना है, ठीक है, वो कौन सा कैटेगरी में आता है, तो रिसोर्स को कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, इनमें से कुछ क्राइटेरिया या कुछ बेसिस लेना है। जैसे कि आप स्कूल का जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्लासिफिकेशन करना है, कैटेगराइज करना है, तो कैटेगराइज करने के लिए हमको कुछ क्राइटेरिया या कुछ बेसिस लेना पड़ता है। जैसे कि स्कूल का बच्चों को आप क्लास के हिसाब से क्लासीफाई करोगे तो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास ऐसे आपको मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट्स को जेंडर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करोगे तभी आपको बॉयज़ और गर्ल्स मिलेंगे। अगर हम सेक्शन के हिसाब से करेंगे तभी सेक्शन ए, बी, सी जो होगा ऐसे मिलेगा। तो इस तरह का जो स्टूडेंट तो सेम ही होते हैं, लेकिन उनको कुछ बेसिस लेकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जब रिसोर्स को क्लासिफिकेशन किया जाता है, कुछ भी रिसोर्स हो वो अलग अलग कैटेगरी में भी आ सकता है। जैसे कि मैं कोल लेता हूँ, कोल को जब मैं क्लासिफाई करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तब ये क्या आएगा, एबायोटिक आएगा। वही कोल को ही जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, तब ये आएगा नॉन रिन्यूएबल में। तभी ओनरशिप में देखेंगे तो ये नेशनल रिसोर्स में आएगा। स्टेटस और डेवलपमेंट में देखेंगे तो ये डेवलप्ड रिसोर्स में आएगा। तो क्या होता है, एक ही रिसोर्स होता है, लेकिन हम बेसिस जब लेते हैं अलग अलग, तभी ये रिसोर्स भी अलग कैटेगरी में आता है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। Resource can be classified in 2 types on the basis of origin, biotic and abiotic। जब बेसिस ऑफ ऑरिजिन मीन उत्पत्ति के हिसाब से हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं, तभी 2 तरह का रिसोर्स होता है, एक बायोटिक होता है और एक होता है एक एबायोटिक। मीनिंग बायोटिक मीनिंग जैव होता है और एबायोटिक मीनिंग अजैव होता है। बायोटिक रिसोर्स, these resources are obtained from biosphere and have life, examples plants and animals such as humans, फॉरेस्ट, फिशरीज एंड लाइवस्टॉक्स। बायोटिक रिसोर्स वो सारे होते हैं जिनका उत्पत्ति बायोस्फीयर से होता है, मीनिंग जैव मंडल से होता है, और उनका जीवन होता है, इसलिए वो जैव कहते हैं, ठीक है, वो जीवित होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स है बायोटिक का, सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स, क्योंकि उनका जीवन होता है। और कुछ देखा जाए तो जैसे कि सारे ह्यूमन्स होते हैं, फॉरेस्ट होता है, सारे फिशरीज होते हैं, और जितने सारे भी लाइव स्टॉक होते हैं, ये सब का जीवन है, इसलिए सारे बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। अब हम देखते हैं एबायोटिक रिसोर्स क्या है। एबायोटिक रिसोर्स, दीज रिसोर्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर बट आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल्स रॉक्स, मेटल्स, एयर, वाटर एंड सॉइल्स। एबायोटिक रिसोर्स मीनिंग अजैव, जिनका जीवन नहीं होता है। एबायोटिक रिसोर्स भी नेचर से ही ऑब्टेन होता है, लेकिन उनका जीवन नहीं होता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल होता है, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, जितना सारा मिनरल्स होते हैं, सारे रॉक्स होता है, और सॉइल, लैंड, एयर, वाटर, ये सारे नेचुरल रिसोर्स तो है, हमारे नेसेसिटी को भी फुलफिल करता है, लेकिन ये सबका जीवन नहीं होता है, इसलिए सबको एबायोटिक रिसोर्स मीनिंग अजैव रिसोर्स कहा जाता है। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, एंड दीज आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एग्जिस्टिबिलिटी मीनिंग ये रिसोर्स समाप्त होता है कि नहीं, तो रिसोर्स समाप्त होता है कि नहीं बेसिस लेके हम जब रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं, तभी हमको 2 तरह का रिसोर्स मिलता है। एक होता है रिन्यूएबल मीनिंग नवीकरण योग्य, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल मीनिंग नवीकरण अयोग्य। तो पहले देखते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। एग्जाम्पल होता है सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारा रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। रिन्यूएबल रिसोर्स मीनिंग नवीकरण योग्य, मीनिंग जिसको हम नया फिर से बना सकते हैं, जो रिसोर्स को हम रिन्यूड कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीनिंग फिर से बना सकते हैं,
कुछ प्रोसेस के माध्यम से, जैसे कि फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के माध्यम से, वो सारे रिसोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्स मीनी नवीकरण योग्य रिसोर्स कहा जाता है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्स को फिर से दो तरह का होता है, कुछ कॉन्टिन्यूस और फ्लो होता है, जैसे कि सोलर, विंड, वाटर, ये सारा कॉन्टिन्यूस और फ्लो होता है। और कुछ बायोलॉजिकल होता है, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, ये सारे। तो हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दिस ऑकर्स ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। दिस रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। एग्जांपल्स मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर टू टाइप्स, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मीनिंग नवीकरण अयोग्य रिसोर्स, मीनिंग ये सारे रिसोर्स को बनने के लिए बहुत लंबी समय लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यूड होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यूड नहीं होता है, ठीक है। हम नहीं होता है नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं दिस रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। मीनिंग दोबारा बन भी सकता है, लेकिन ये फॉर्मेशन होने के लिए उनका मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, इसलिए सारे को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी दो तरह का होता है, कुछ रिसाइकलेबल होता है और कुछ नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल का एग्जांपल होता है जितना मेटालिक सारे आयरन हो, कॉपर हो, ये सारे आप यूज करते हो। यूज करने के बाद फिर से दोबारा उनको रिन्यूएबल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको फिर से हम रिसाइकलेबल करके यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइकलेबल का एग्जांपल होता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये सारे तो नॉन रिन्यूएबल है ही, ये रिसाइकलेबल भी नहीं हो पाता है। उनको एक बार हम जब ईंधन के रूप से व्यवहार करते हैं, इसके बाद ये सबको हम रिसाइकलेबल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि व्हीकल में हम पेट्रोलियम डलवाते हैं और पेट्रोल जब यूज हो जाता है तभी हमको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है, ना ये रिसाइकलेबल होता है या रिन्यूएबल होता है। और ये जितने सारे नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल बताए, जैसे कि मेटल, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स, ये सब बनने के लिए बहुत समय लगा था। इतना आसानी से और इतने जल्दी ये नहीं बनता है, इसलिए ये सबको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स, लाइक इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओनरशिप मीनिंग उसका मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है। जैसे कि मैं कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये कैमरा का ओनर मैं हूँ। इस तरह किसके पास एक व्हीकल है तो उसका ओनर कौन है। जो भी कोल डिपॉजिट होता है तो उसका ओनर कौन है। ओनर के हिसाब से जब रिसोर्स को हम क्लासीफाई करते हैं तब हमको 4 तरह का रिसोर्स मिलता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। हम पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल के बारे में। Individual resource, these are owned privately by individual. In rural, many farmers own land which is allotted of them by government against the payment of revenue. Urban people own houses, plots and other property. Some other examples, plantations, pasture land, ponds, etc. इंडिविजुअल रिसोर्स मीनिंग व्यक्तिगत रिसोर्स। जिस रिसोर्स का मालिक कोई एक व्यक्ति होता है उनको इंडिविजुअल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि रूरल एरिया में जो फार्मर होते हैं उनका जो जमीन होते हैं जिनमें वो खेती करते हैं, वो जमीन तो एक्चुअली गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जो फार्मर होते हैं कुछ रेवेन्यू पे करके खेती करते हैं, तो लैंड का ओनर कौन हुआ, फार्मर हुआ। इस तरह का अगर हम अर्बन एरिया में जाएंगे, अर्बन एरिया में बहुत सारे फ्लैट्स होता है, हाउसेस होता है, तो उनका ओनर कौन हुआ, जिस किसका हाउस होगा, प्लॉट्स होगा या फ्लैट्स होगा वो उनका ओनर है, या अदर कुछ प्रॉपर्टी होगा तो वो भी उनका ओनर है। तो ये सारा हुआ इंडिविजुअल। और कुछ एग्जाम्पल से, जैसे कुछ प्लांटेशन होते हैं, बगान वगैरह, कुछ पैस्चर लैंड होता है, इंडिविजुअल पैस्चर लैंड, पॉन्ड्स होते हैं, वेल्स होते हैं। अगर किसी का एक कुआं है, इसमें जो पानी होगा उनका ओनर वो हुआ, तो ये सारा हुआ इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स मीनिंग कोई एक व्यक्ति का होगा, एक फैमिली का होगा, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी होगा वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है। अब हम नेक्स्ट रिसोर्स देखेंगे, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। Community owned resource, these are resources which are accessible to all the members of the community. Some examples in a rural area like grazing ground, burial grounds, village ponds. कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स मीनिंग सामुदायिक रिसोर्स, मीनिंग जिस रिसोर्स का मालिक कोई समुदाय होता है, मीनिंग एक कम्युनिटी होता है, ये इंडिविजुअल नहीं होता है, मीनिंग कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सारे रिसोर्स को कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि रूरल एरिया में ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, बरियल ग्राउंड होता है, विलेज पॉन्ड्स होता है, एंड इन अर्बन पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स। और शहर एरिया में पब्लिक पार्क होता है, पिकनिक स्पॉट होता है या प्ले ग्राउंड होता है, ये सारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स होता है, क्योंकि उनका मालिक कोई एक नहीं होता है, ये सारे कम्युनिटी के लिए होता है और ये सारे कम्युनिटी यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रिसोर्स पढ़ेंगे, नेशनल रिसोर्सेस।
All the resources within the nation are called national resources. Some examples: all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast, and resource within the nation belong to the nation. नेशनल रिसोर्स मीनी राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय होता है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार होता है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा जितने सारे सड़कें होते हैं, रेल लाइन होते हैं और जितने कैनाल भी होते हैं, ये सारे इंडिविजुअल रिसोर्स ही होते हैं। लेकिन जब भी ये सारे बनाया जाता है, गवर्नमेंट क्या करता है, ये जमीन जिसका भी होगा उनको कुछ पैसा देता है और ये सारे इंडिविजुअल लैंड को एक्वायर करता है। इसके बाद ये रोड वगैरह बनाया जाता है। जैसे कि जितने सारे मिनरल्स होता है, सारे वाटर रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, जितना सारा भी हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री का अंदर आता है, ये सारे नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। और ये याद रखिए, 1 नॉटिकल माइल इक्वल 1.85 किलोमीटर। सिमिलरली 12 नॉटिकल माइल मीन्स 22.2 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये हमारा हुआ लैंड बाउंड्री, ठीक है, ये सब लैंड बाउंड्री है। तो ये जो लैंड बाउंड्री मीनिंग हमारा जो सीमा होता है, इसका अंदर जो भी मिलेगा, जितने सारे वाइल्ड लाइफ हो, जितने सारे फॉरेस्ट हो, वाटर रिसोर्स हो, सब कुछ नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ से हमारा क्या है, आपको पता है, यहाँ पर है अरेबियन सी और यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, ये है इंडियन ओशियन। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ इतना सारा ये जो एरिया है, ठीक है, इसमें वाटर है। यहाँ पर पाकिस्तान है, ये नेपाल है। तो हमारा बाउंड्री यहाँ तक ही हुआ। तो यहाँ पर जितना भी मिलेगा हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ये नेशनल रिसोर्स होगा। लेकिन ये जो वाटर बॉडी है, यहाँ पर जो भी वाटर है या जो भी रिसोर्स मिलता है उसका ओनर कौन है, इसलिए कुछ रूल है। जो भी देश होगा तो उनका जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल मीनिंग 22.2 किलोमीटर तक। जैसे कि हमने देखा है 22, इसे मैं दौड़ देता हूँ, ठीक है, इसे जैसे कि हो गया। मान लीजिए कि ये है 22.2 किलोमीटर। तो इस एरिया में जो भी रिसोर्स मिलेगा ये नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिए, हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी है, इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में 12 नॉटिकल माइल मीनिंग 22.2 किलोमीटर तक जो भी रिसोर्स होगा वो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। इंटरनेशनल रिसोर्स, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्स। The oceanic resource beyond 200 nautical mile of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize this without the permission of an international institution. International resource meaning अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होते हैं जो संसाधन को नियंत्रित करते हैं। तटरेखा से 200 समुद्री दूरी तक खुले महासागर में संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो हमने समझा कि इंडिविजुअल रिसोर्स, जो भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का होगा तो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। इसके बाद कम्युनिटी रिसोर्स होता है, जो भी कुछ कम्युनिटी का मीनिंग सारे लोग यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स है। इससे अगर आगे देखें तो नेशनल रिसोर्स कोई भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी होता है नेशनल रिसोर्स होता है। जितने सारे देश होते हैं उनके बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्स मिलता है वो नेशनल रिसोर्स होता है। लेकिन आप सबको पता है पृथ्वी का 71% वाटर के द्वारा कवर है। जो ओशन होता है इनमें जो भी रिसोर्स मिलता है उनको इंटरनेशनल रिसोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए ये इंडिया है, ये तो हमने पढ़ा था, ये हमारा कंट्री है, तो ये हमारा बाउंड्री है। तो ये लैंड बाउंड्री के अंदर जो भी आएगा ये नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा ओशियन में जो 12 नॉटिकल माइल में जो भी मिलेगा रिसोर्स वो भी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। तो इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मीनिंग ये हो गया, ये हमारा कोस्ट लाइन हो गया। इसके बाद ये होता है बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, क्योंकि देखिए जो कोस्ट होता है कैसा है, ऐसे पूरा कोस्ट लाइन तो पूरा सीधा नहीं होता है ना, हमारा जो सीमा होता है, बॉर्डर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इसलिए उसको बेस लाइन क्या लिया जाएगा, सारा जो पॉइंट होता है मेन पॉइंट उसको जोड़ के एक बेस लाइन बनाया जाएगा, ठीक है। इस तरह का होता है बेस लाइन। तो इस तरह का बेस लाइन बनाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोस्ट लाइन हो गया, ये हो गया बेस लाइन। तो समझ में आ गया। ये बेस लाइन से लेकर यहाँ तक ये 12 नॉटिकल माइल है। ये 12 नॉटिकल जो माइल होता है उनको टेरिटोरियल सी भी कहा जाता है। और जो टेरिटोरियल सी होता है ये हमारा टेरिटोरी के अंदर आता है। जो भी कंट्री होता है उनका 12 नॉटिकल माइल तक नेशनल रिसोर्स हो गया। तो ये हमारा हो गया नेशनल रिसोर्स। ये तो आपको पता था नेशनल रिसोर्स में। इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 12 नॉटिकल माइल से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक, यहाँ तक देखिए बेस लाइन से 24 होना चाहिए। ये बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल होना चाहिए। और टेरिटोरियल जो हमने देखा था टेरिटोरियल से यहाँ से 12 होना चाहिए। तो ये हो गया 24।
इतना 12 और इतना 12। बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल जो होता है उनको कॉन्टिग्यूअस जोन कहा जाता है। तो ये किस में आएगा? ये तो नेशनल में नहीं आएगा, इंटरनेशनल में नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जो भी कंट्री होते हैं, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन में वो फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक जो भी होता है उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडिया भी हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ से रिसोर्स को यूज करता है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल से आगे जो होता है, जैसे कि हमारा कंट्री का बाउंड्री हो गया 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक हो गया, इससे आगे जो होता है ये एरिया होता है उसको ओपन ओशियन कहा जाता है। मीनिंग 200 नॉटिकल माइल के बाद जो भी ओपन ओशियन में जो भी एरिया होता है वहाँ पर किसी भी कंट्री का राइट नहीं होता है, और वो सारे रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर आते हैं। और ये सारे इंटरनेशनल रिसोर्स को मैनेज एंड मेंटेन करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन। क्या आप जानते हैं हमारा कंट्री इंडिया हिंद महासागर में जो मैंगनीज नोडुल्स मिलता है, जो कि हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बहुत दूर है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है, फिर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मैंगनीज नोडुल्स परमिशन लेके वो एक्सट्रैक्शन करता है। नेक्स्ट, रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। On the basis of a status and development, resource can be classified into 4 types: potentials, developed, stock and reserve। रिसोर्स को जब हम विकास के स्तर के आधार पर विभाग करेंगे तभी हमको 4 तरह का रिसोर्स मिलेगा, जैसे कि पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो पहले हम देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्स क्या है। Potential resources are those which are found in region but have not been utilized. For example, solar energy and wind energy available in Rajasthan and Gujarat have not been developed properly. Potential resource वो होते हैं जो कि कुछ प्रदेश में मिलते हैं या कुछ एरिया में मिलते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता है। उसके एग्जाम्पल है, देखिए ये है इंडिया में, आप ये राजस्थान का स्टेट है, ये गुजरात का स्टेट है। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो सही तरह से डेवलप्ड नहीं होने के वजह से अभी वो उपयोग में नहीं होता है। नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्स, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ अ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। एग्जाम्पल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन, कॉपर्स एटसेट्रा। डेवलप्ड रिसोर्स मीनिंग विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका सर्वे हो चुका है और उनका क्वालिटी और क्वांटिटी का मात्रा भी निर्धारण किया जा चुका है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकों और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, और उनका एग्जाम्पल होता है फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन, कॉपर। डेवलप्ड रिसोर्स मीन जो सारा रिसोर्स हमने ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेके दामोदर वैली, वहां पर कोल डिपॉजिट है, हमको पता है वहां से कैसे कोल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है और कोल को कैसे यूज किया जाता है। और हम देखा जाए तो हमारा छोटानागपुर प्लेट्यू होता है, वहां पर हमको आयरन ओर मिलता है। आयरन ओर को हम कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं वो भी हमको पता है। आयरन ओर को कैसे यूज किया जाता है, उनका क्वांटिटी कैसा है, क्वालिटी क्या है, तो सब कुछ जानते हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, इसलिए सारे को डेवलप्ड रिसोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्स। Stock resources are those materials in the environment which have the potential to satisfy human need, but a human being do not have the appropriate technology to access these. Examples, use of water as a resource of energy. Stock meaning भंडार होता है, पर्यावरण में उपलब्ध वो पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त टेक्निक नहीं होने के वजह से ये सारा विकसित नहीं हुआ है और हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखें तो वाटर होता है, वाटर 2 कंपाउंड से बना होता है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। और ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है एनर्जी का मेन सोर्स होता है, लेकिन ये सारे को उपयोग करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ज्ञान कौशल का अभाव होने के वजह से ये सारा अभी स्टॉक में है। अब हम देखते हैं रिजर्व क्या है। रिजर्व रिसोर्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Examples, the water in the dams, forest, etc., which can be used in the future. Reserve resource meaning संचित कोष होता है। रिजर्व रिसोर्स जो होता है स्टॉक का ही हिस्सा होता है। रिजर्व में जो सारे भी रिसोर्स आते हैं उनको डेवलप करने के लिए और उसको प्रयोग करने के लिए हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन ये उपयोग में नहीं आता है क्योंकि ये सबको हम अभी रिजर्व में रखा है। जब भी फ्यूचर में ज़रूरत होगा तब भी ये सारा यूज किया जाएगा।
आप सबको पता है रिवर का जो वाटर होता है उनको डैम बनाया जाता है और डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। अभी हमारा देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है लेकिन बहुल मात्रा में अभी हुआ नहीं है। इसके अलावा हमारे देश में फॉरेस्ट रिसोर्स भी भरा हुआ है। तो ये दो एग्जाम्पल होते हैं, जितने सारे जल होता है डैम में और जो हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स है उनका हमारे पास यूज करने का टेक्निक है, लेकिन अभी हम उनको यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर में हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा तभी ये सारा यूज किया जाएगा, इसलिए ये सारे रिजर्व रिसोर्स के अंडर आते हैं। जब हम स्टेटस एंड डेवलपमेंट को लेके रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं तो ये सारे जो रिसोर्स होता है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, अगर आपको कुछ कंफ्यूज लगता है तो हम समझते हैं एक टेबल के माध्यम से। तो ये हो गया रिसोर्स जिसमें हमारा डेवलप्ड, पोटेंशियल, स्टॉक और रिजर्व हो गया। यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, मीनिंग हमारे पास ये रिसोर्स को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी है कि नहीं। विलिंग टू यूज मीनिंग हमारा इच्छा है कि नहीं, उसको यूज करना हम चाहते हैं कि नहीं। और यहाँ पर है कॉमनली यूज इट, मीनिंग अब हमारा कॉमनली यूज में आता है कि नहीं, प्रेजेंटली उसको यूज किया जाता है कि नहीं, बहुल मात्रा में यूज किया जाता है कि नहीं। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्स का टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारा विलिंगनेस टू यूज करने का भी इच्छा है, इसलिए हम कॉमनली यूज भी करते हैं। पोटेंशियल को देखा जाए तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, विलिंगनेस टू यूज करने की इच्छा भी है, लेकिन प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होने की वजह से कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। हम देखते हैं स्टॉक में जो रिसोर्स आते हैं उसको डेवलप्ड करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। विलिंगनेस टू यूज करने के लिए हमारे पास इच्छा है, हमारे पास इच्छा तो है, यूज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है। जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है तो यूज कैसे होगा कॉमनली, तो कॉमनली भी यूज नहीं हो पाता है। और रिजर्व हमने देखा था स्टॉक का ही सबसेट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है डेवलप करने के लिए, लेकिन अभी हमारा इच्छा नहीं है क्योंकि हम उसको फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं। तो ये टेबल के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं डेवलप्ड, पोटेंशियल, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्स क्या होता है। हमने रिसोर्स का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of एग्जिस्टिबिलिटी, on the basis of ओनरशिप, on the basis of स्टेटस एंड डेवलपमेंट। तो चलिए रिकैप करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। आज हम जो कुछ भी पढ़ा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक रिसोर्स, व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नेम द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, व्हाट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, गिव एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लासिफाई द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि डिफरेंट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कंपेयर बिटवीन पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्स, क्लासिफाई द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो हमने वीडियो में जो भी डिस्कशन किए वो प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन जैसे आएगा इस तरह का आप लिखना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स, तो आप डेफिनेशन ही लिखेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक रिसोर्स, तो आप क्या करोगे, एक एग्जांपल दो बायोटिक रिसोर्स का, एयर हो, वाटर, इस तरह का। व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आप रिन्यूएबल रिसोर्स का ही डेफिनेशन लिखोगे। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।